स्वागत है आप सभी का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी के एक और वीडियो लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी आपके और मेरे विकास के बारे में। हम कैसे खुद को एक ह्यूमन रिसोर्स से एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हमारे भारत देश की इकोनॉमी के लिए कितना सिग्निफिकेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम मानव विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को समझें तो कई ऐसे फैक्टर मिलेंगे जिन्होंने मानवों के विकास को प्रभावित किया है, पर एक जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है वो है नॉलेज को एक से दूसरे तक ट्रांसमिट यानी कि पहुंचाने की क्षमता। अब ये नॉलेज का ट्रांसमिशन कन्वर्सेशन से हो, पेंटिंग से हो, डांसिंग से हो या चाहे किसी लेक्चर के माध्यम से हो। पहले मानव एक हंटर या गैदरर हुआ करता था, धीरे धीरे कृषि कार्यों को अपनाकर, पशुओं को पालतू बनाकर स्वयं को विकसित करता रहा। और विकास की इस यात्रा में मनुष्यों ने यह समझ लिया कि किसी कार्य को एफिशिएंटली करने के लिए जरूरत है प्रॉपर ट्रेनिंग की और स्किल की। आपने देखा होगा कि एक अनस्किल्ड वर्कर की तुलना में एक स्किल्ड वर्कर अपने एजुकेशन और स्किल के दम पर ज्यादा इनकम जनरेट करता है, इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन एक फैक्टर है। पर बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, हमेशा एजुकेट योरसेल्फ फॉर एक्सप्रेस योरसेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस एनीवन। कहने का मतलब है एजुकेशन पाने का प्रयास केवल आजीविका यानी कि लाइवलीहुड पाना नहीं होना चाहिए। इसके और भी कई वैल्यूएबल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यह समाज में आपकी छवि अच्छी बनाता है, आपको जीवन में एक बेहतर विकल्प चुनने में सहायता करता है, आपको समाज में हो रहे बदलावों को समझने तथा सकारात्मक रूप से इन बदलावों को स्वीकार करने की क्षमता देता है। साथ ही नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और प्रयोग करने आदि कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। ऐसे में एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को और एक्सपेंड करने की जरूरत है। हालांकि हाल ही में जारी बजट 2023-24 में शिक्षा क्षेत्र पर खर्च को भारत की जीडीपी का 2.9% रखा गया है। फिर भी ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इस खर्च को और बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप इन विद्वानों की बात से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से डेवलपमेंटल प्रोसेस तेज हो जाती है। चलिए अब समझते हैं ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी को। पर पहले एक कंफ्यूजन को दूर करिए जो अक्सर स्टूडेंट में होती है ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल के बीच में। पहले समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन को, और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो आप किसी न किसी यातायाती संसाधन का प्रयोग करते हैं, जैसे बाइक, कार, ऑटो, ट्रेन, फ्लाइट, कुछ भी आदि कोई ना कोई माध्यम तो आप प्रयोग करेंगे ही। ठीक उसी तरीके से आप यानी कि एक स्टूडेंट एक संसाधन है, एक माध्यम है जिसे एक मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल में बदला जा सकता है एजुकेशन की हेल्प से। अगर एजुकेशन नहीं है, स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग नहीं है तो जनसंख्या केवल संसाधन भर रह जाएगी। नर्सेज, टीचर्स, डॉक्टर, फार्मर, इंजीनियर आदि के रूप में ह्यूमन कैपिटल का क्रिएशन नहीं हो पाएगा। अब बात आती है कि ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करने के लिए जरूरत है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। कहने का मतलब है हर क्षेत्र में एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे एलिजिबल लोग भी होने चाहिए। अब जैसे आप मुझे ही एग्जांपल में ले सकते हैं, पहले मैंने खुद पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी और अब आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। और यकीन मानो अगर एक स्टूडेंट को भी इस वीडियो से फायदा होता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, मतलब किसी देश की पॉपुलेशन उस देश के लिए रिसोर्स है मगर कैपिटल नहीं है। अब ऐसे में हमारे दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूं ही आ सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल का सोर्स क्या है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और वहां की ह्यूमन कैपिटल में क्या रिलेशन है, क्या ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन के लिए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना आवश्यक है, इंडिया में गवर्नमेंट का रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन में आदि। तो चलिए एक एक करके हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करने का एक मेन सोर्स है, पर इसके अलावा हेल्थ में इन्वेस्टमेंट, काम के दौरान ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट आदि कुछ अन्य सोर्सेज हैं जिनसे हम ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली कि सोर्सेज क्या हैं ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन के। अब जैसे कंपनीज अपने फ्यूचर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कैपिटल गुड्स जैसे कि अपग्रेडेड मशीनरी, टेक्नोलॉजी आदि पर इन्वेस्ट करती हैं, ठीक उसी तरीके से आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप फ्यूचर में अच्छी इनकम जनरेट कर अच्छा जीवन बिता सकें। अब इसमें इमोशनल एंगल ये है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहता। एजुकेशन की तरह हेल्थ भी किसी व्यक्ति के लिए और पूरे देश के लिए भी एक इम्पोर्टेंट इनपुट है। मान लीजिए कि आप एक अच्छे टीचर हैं, आपको आपके सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन नॉलेज है, पर क्या हो अगर आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, आप क्लास में खड़े होकर लेक्चर डिलीवर ना कर पाएं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल कह पाना मुश्किल होगा। इसलिए हेल्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोचिए अगर एमिनेंट फिजिसिस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं आए होते तो वो और कितने झंडे गाड़ते जब उन्होंने एक खराब हेल्थ के साथ इतना काम किया। खराब हेल्थ प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मेडिसिन और सोशल मेडिसिन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी आदि के माध्यम से हेल्थ स्टेटस को ऊंचा बनाया जा सकता है।
हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने से हेल्दी लेबर फोर्स क्रिएट होता है और ये डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, इसलिए आप इसे ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन का सोर्स मान सकते हैं। फर्म्स भी अपने एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने में इन्वेस्टमेंट करती हैं। फर्म्स ही नहीं, गवर्नमेंट भी ऐसा करने पर ध्यान देती है। इसके लिए पहले से अपने स्किल में मास्टरी कर चुके सीनियर एम्प्लॉयज को एज अ रिसोर्स पर्सन बनाया जाता है, या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या प्लेस या कंट्री में अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कराया जा सकता है। खैर, फर्म्स ये अच्छी तरह जानती हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर साथ ही फर्म्स ये जरूर इंश्योर करती हैं कि जिस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर वे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वे कुछ निश्चित समय तक फर्म्स के साथ काम जरूर करें, नहीं तो फर्म्स को रिटर्न नहीं मिल पाएगा और नुकसान हो जाएगा। अब ये तरीका ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन में सहयोग करता है। कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए माइग्रेशन यानी कि प्रवासन करता है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत में रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ज्यादा होता है। अच्छी टेक्निकल नॉलेज रखने वाले इंजीनियर, डॉक्टर आदि अच्छे वेतनमान की तलाश में इमिग्रेट या इमिग्रेशन करते हैं। इन दोनों शब्दों में एक लेटर चेंज होने से अर्थ बदल जाता है, पर होता अर्थ प्रवासन ही है। ई से शुरू होने का मतलब है ह्यूमन कैपिटल देश से बाहर चली गई, ई फॉर एग्जिट, आप ऐसा समझ सकते हैं। और आई से शुरू होने का मतलब है देश में कैपिटल वापस आ गई है, इसे आप इन समझ सकते हैं। अब चाहे जो भी सिचुएशन हो माइग्रेशन की, ऐसे में व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अपने सोशल कल्चर से दूर एक अनजाने जगह पर रहने की जो मानसिक पीड़ा है, इन सबको उठाना पड़ता है। बट माइग्रेशन के बाद जो बढ़ी हुई इनकम होती है इन सब समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। इस तरीके से आप माइग्रेशन को ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन का एक सोर्स समझ सकते हैं। अब कोई लेबर मार्केट हो या अन्य अदर मार्केट हो, व्यक्ति एजुकेशन या हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं, और अगर दे रहा है तो क्या कॉस्ट है उसकी। अब यह इंफॉर्मेशन को पाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है ये भी ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन का एक सोर्स माना जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल के लिए डाटा खरीदते हैं, ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट ही है। बस ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंपेयर करते हैं और सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को समझ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने यानी कि कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर जो स्लाइड दिख रही है उसे भी आप रीड करते रहिएगा। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होती है, मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। वहीं ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है, इसे टच नहीं किया जा सकता। फिजिकल कैपिटल को मार्केट में सेल किया जा सकता है बट ह्यूमन कैपिटल को नहीं। हाँ, ह्यूमन कैपिटल की जो सेवाएं हैं उन्हें अवेल किया जा सकता है। फिजिकल कैपिटल समय के साथ डिप्रिशिएट होती रहती है, हालांकि ह्यूमन कैपिटल भी डिप्रिशिएट होती है, मगर कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग से इसके डिप्रिशिएशन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। फिजिकल कैपिटल किन्हीं दो देशों के बीच इजिली मूव यानी बेची और खरीदी जा सकती है, मगर ह्यूमन कैपिटल इतनी आसानी से मूव नहीं होती, मतलब लेस मूवेबल है। फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से अलग किया जा सकता है, मगर ह्यूमन कैपिटल को उसके धारण करने वाले से अलग नहीं किया जा सकता। फिजिकल कैपिटल को एक एंटरप्रेन्योर अपने कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्रिएट कर पाता है, मगर ह्यूमन कैपिटल का क्रिएशन एक सोशल प्रोसेस है और धारण करने वाले व्यक्ति के कॉन्शियस डिसीजन का रिजल्ट होती है। आप खुद ही सोचिए कि जब बच्चा छोटा होता है उसे इस बात की समझ नहीं होती कि कैसे खुद को एक ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करें। ऐसे में ये डिसीजन आपके पेरेंट्स, सोसाइटी के एमिनेंट एजुकेशनिस्ट मिलकर लेते हैं। एडल्ट होने के बाद वो खुद डिसीजन ले पाता है। फिजिकल कैपिटल को आप इंपोर्ट करके क्रिएट कर सकते हैं, पर ह्यूमन कैपिटल को इंपोर्ट करने के लिए कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेट करना पड़ता है। आप यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं। विश्व के अलग अलग देशों से ह्यूमन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव पॉलिसी बनाता रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये ब्रेन ड्रेन का भी एक कारण बनता है। आइए अब समझते हैं किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल के बीच के इंटर रिलेशंस को। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एजुकेटेड और इलिटरेट व्यक्ति में से कौन सा इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ऑब्वियसली एजुकेटेड वन, क्योंकि वो ज्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा। अब चूंकि किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि उस देश की रियल नेशनल इनकम में बढ़ोतरी कितनी हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एजुकेटेड व्यक्ति इलिटरेट व्यक्ति की तुलना में इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर ऐसे व्यक्ति की हेल्थ अच्छी हो, उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिले, वर्कफोर्स मार्केट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, माइग्रेशन हो, तो ज्यादा इनकम जनरेट किया जा सकता है उस पर्सन के द्वारा। इसी तरीके से हेल्थ सर्विसेज को लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टेलिटी रेट के इंडिकेटर के द्वारा मेजर किया जाता है, बट ये किसी देश के व्यक्तियों के हेल्थ स्टेटस को उसके ट्रू सेंस में बिल्कुल भी नहीं दिखाता। अगर हम इन इंडिकेटर को यूज करके डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम में होने वाले इंप्रूवमेंट का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करें, तो हमें ह्यूमन कैपिटल के मामले में तो कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, मगर पर कैपिटा इनकम के मामले में ऐसी कोई टेंडेंसी हमें देखने को नहीं मिलती।
आप अगर डेवलपिंग नेशन को कंसीडर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ तो काफी तेज है, मगर यहाँ की जो उनकी पर कैपिटा रियल इनकम है उसमें ग्रोथ उतनी नहीं है। हाँ, पर यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे हाई इनकम है तो ह्यूमन कैपिटल में अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होगा, और इसका उल्टा ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा तो हाई लेवल इनकम होगी। भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया कि एक वास्ट पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग दे करके इकोनॉमिक ग्रोथ लाने में सक्षम एसेट में परिवर्तित यानी कि चेंज किया जा सकता है, जिससे डिजायरेबल सोशल चेंज लाना पॉसिबल होगा। हालांकि हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में रिलेशन को क्लियरली एक्सप्रेस तो नहीं किया जा सकता, मगर भारत सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे, जो कि प्रतिवर्ष फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा तैयार किया जाता है और इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट से एक दिन पहले पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, के आंकड़ों के द्वारा समझा जा सकता है या सब्सटेंशिएट किया जा सकता है। 1951 से लेकर के 2016-17 तक पर कैपिटा रियल इनकम में बढ़ोतरी हुई, क्रूड डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती गई, जो कि साफ तौर पर बताता है कि हेल्थ सर्विसेज अच्छी हुई हैं और ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन में कंट्रीब्यूट किया है। और ऐसा ही लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारत को यूएस से चाइना के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जो भारत के ह्यूमन कैपिटल को मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटी के साथ डेवलप करने का प्रयास करेगा। ऐसा भविष्य की डिमांड के हिसाब से किया गया है, क्योंकि वर्ल्ड में एक रैपिड चेंज देखने को मिला है। नॉलेज लैंडस्केप के मामले में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, जैसे बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के कारण कई अनस्किल्ड वर्कर्स की जॉब खतरे में आ गई है। ऐसे में आवश्यकता है एक स्किल्ड वर्कफोर्स की, स्पेशली मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस के क्षेत्र में। साथ ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जैसे कि साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज सभी को एक साथ लेकर चलने की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। इन सब के साथ क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, खत्म होते नेचुरल रिसोर्स आदि जैसी समस्याओं ने स्किल्ड लेबर की डिमांड को और बढ़ा दिया है, ताकि विश्व की एनर्जी, फूड, वाटर, सैनिटेशन नीड को फुलफिल किया जा सके। कोरोना के रूप में आपने एक महामारी देखी है, पर कई ऐसे एपिडेमिक और पेंडेमिक संसार को क्षति पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में कोलैब करके रिसर्च करना, वैक्सीन बनाना इन्फेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सोशल इश्यूज हैं जिनको टैकल करने के लिए जरूरत है एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, और मशीन लर्निंग, ह्यूमैनिटीज और आर्ट की डिमांड भी बढ़ी है। भारत के विकसित देशों की कतार में लाने में ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो विजन रखता है वह साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए कितने संजीदा प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले चलिए अब हम ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि दोनों शब्द लगते तो एक जैसे हैं, पर इनमें पर्याप्त अंतर होता है। ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन और हेल्थ को लेबर प्रोडक्टिविटी का साधन मानता है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन और हेल्थ को ह्यूमन वेलबींग का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे स्वस्थ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, अच्छे विकल्पों का चयन कर पाते हैं। वहीं ह्यूमन कैपिटल मानवों को किसी एंड को पाने के लिए मीन्स की तरह इस्तेमाल करता है या फिर ट्रीट करता है। यहाँ एंड प्रोडक्टिविटी है। ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ में अनप्रोडक्टिव है अगर गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट ना बढ़े तो। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में ह्यूमन खुद में एक एंड है, कोई मीन्स नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। ह्यूमन वेलफेयर इंश्योर किया जा सकता है एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करके, भले प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े। इसलिए बेसिक हेल्थ और एजुकेशन सभी के लिए जरूरी है, भले वो प्रोडक्टिविटी के मामले में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें या ना करें। अब जैसे कि बच्चे जो अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं मगर आगे चल के करेंगे, और ओल्डर पर्सन जो पहले से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, और फिर लिटरेट और हेल्दी लाइफ बिताना हर व्यक्ति का अधिकार भी है। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रखता है ह्यूमन कैपिटल की तुलना में। चलिए, अब तक के लेक्चर में हमने ये समझ लिया है कि ह्यूमन कैपिटल के सोर्स के रूप में एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, बट इनमें हेल्थ और एजुकेशन ज्यादा महत्व रखते हैं। तो अब हम भारत में ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन की जो सिचुएशन है उसको एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया एक क्वासी फेडरल नेचर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एडॉप्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन के 3 लेवल, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ पर तीनों ही एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से इन्वेस्ट किया जाना पॉसिबल है। हेल्थ सेक्टर में एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, यहाँ केवल हम एजुकेशन सेक्टर को एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों जरूरी है।
आपकी अच्छी एजुकेशन और हेल्थ आपको तो फायदा पहुंचाती ही है, पर साथ ही समाज को भी पहुंचाती है। इसलिए प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल दोनों तरह के इंस्टीट्यूट आपको देखने को भारत में मिल जाएंगे। एजुकेशन और हेल्थ में किए गए इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं, जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस देने लायक और नहीं कर पाते, तो क्या ऐसे बच्चे एजुकेशन नहीं पाएंगे? ऐसे में गवर्नमेंट एक बच्चे के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आगे आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट की शक्तियों का प्रयोग करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाएगी। और सब्सिडी देने से तो अच्छा है कि गवर्नमेंट अपने खुद के स्कूल खोल लेगी। सेम ऐसा ही हेल्थ में भी होगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल किसी प्रकार के अनएथिकल प्रैक्टिस जैसे कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज या केवल प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं कर रही है, क्योंकि आम आदमी में से हर व्यक्ति इतना टेक्नोलॉजिकल लेवल पर जानकार नहीं होता, जिससे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी हो जाता है ताकि आम जनता को शोषण से बचाया जा सके। भारत में यूनियन और स्टेट दोनों लेवल पर शिक्षा मंत्रालय आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक जनरल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा एक्सपर्ट बॉडीज जैसे कि NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा रेगुलेटरी पावर रखने वाली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही हेल्थ सेक्टर में भी स्वास्थ्य मंत्रालय आपको दोनों स्तरों पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कंटिन्यूअस वर्क कर रही है हेल्थ सेक्टर में। भारत एक बड़ा देश है, जनसंख्या ज्यादा है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में लोग हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाते। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के हिसाब से एजुकेशन और हेल्थ को सिटीजन का राइट समझें तो डिजर्विंग सिटीजन्स को, स्पेशली सोशली बैकवर्ड रहे जैसे कि शेड्यूल कास्ट आदि को एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक सर्विसेज डिलीवर कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए प्रयासरत भी हैं। गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है एजुकेशन पर, उसे दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है या फिर बताया जाता है। पहला, गवर्नमेंट के टोटल खर्चों में से कितना परसेंट एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, और दूसरा, भारत देश की जो भी जीडीपी है उसका कितना परसेंट खर्च हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर पर जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को बताता है। 1952 से 2014 के बीच एजुकेशन पर कुल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 7.92% से बढ़कर के 15.7% हो गया। अगर जीडीपी के टर्म में बात करें तो 0.64% से बढ़कर के 4.13% ऑफ जीडीपी हो गया। इस टाइम में ये एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म तो नहीं था, राइज एंड फॉल भी देखने को मिलता है। और अगर हम फिलैंथ्रोपिकल, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के कंट्रीब्यूशन यानी कि दान धर्म वाले खर्चों को जोड़ दें तो एजुकेशन सेक्टर पर एक्सपेंडिचर कहीं ज्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट के एजुकेशनल एक्सपेंडिचर का बड़ा हिस्सा एलिमेंट्री एजुकेशन पर खर्च होता है, हायर या टर्सरी एजुकेशन पर कंपैरेटिवली कम खर्च होता है। बट अगर आप पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखेंगे तो एलिमेंट्री एजुकेशन पर खर्च से ज्यादा है टर्सरी यानी कि हायर एजुकेशन पे। पर ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडिचर को टर्सरी एजुकेशन से एलिमेंट्री की ओर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल एजुकेशन को बढ़ाने की ओर हम कदम बढ़ाएं तो हमें जरूरत होगी हाईली ट्रेंड टीचर्स की। तो इन्हें ट्रेंड करने के लिए जरूरत है हायर एजुकेशन में एक्सपेंडिचर बढ़ाने की, साथ ही एजुकेशन के हर लेवल पर। 2014-15 के डाटा को कंसीडर करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन पर पब्लिक एक्सपेंडिचर अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जहां हिमाचल प्रदेश में 34,651 रुपीज है, वहीं बिहार में केवल 4,088 रुपीज है। ऐसे में एजुकेशनल अचीवमेंट भी डिफर करती है। टाइम पर बनाए गए एजुकेशनल कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो डिजायरेबल एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसमें आप इनएडिक्वेसी यानी कि अपर्याप्तता देख सकते हैं। 1964-66 में गठित शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं, ने सुझाव दिया कि एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए कम से कम जीडीपी का एटलीस्ट 6% खर्च होना चाहिए। 2009 में गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाकर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए सभी टैक्सेस पर एजुकेशनल सेस लगा दिया। सेस एक तरीके का एडिशनल टैक्स होता है जो कि एग्जिस्टिंग टैक्स पर लगाया जाता है। ये पैसे कलेक्ट करके कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं और ये जिस पर्पज से कलेक्ट किए गए हैं उसी पर खर्च किए जा सकते हैं, और इसे यूनियन स्टेट के साथ शेयर करे या ना करे ये उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है, कोई बाध्यता नहीं होती। इसके साथ ही हायर एजुकेशन पर भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को प्रमोट किया गया है। नए नए एजुकेशनल लोन स्कीम भी लॉन्च किए जा रहे हैं। भारत की एजुकेशनल अचीवमेंट की बात करें तो पिछले 2 दशकों के एडल्ट लिटरेसी रेट, यूथ लिटरेसी रेट और प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट के आंकड़े देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए समझते हैं क्या भविष्य की संभावनाएं हैं।
एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। एडल्ट और यूथ लिटरेसी रेट तो बढ़ा है, पर अभी भी भारत में इतने इलिटरेट लोग हैं जितने भारत की आबादी आज़ादी के समय थी। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में ये स्पष्ट किया था कि संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। बट हमें इसे फंडामेंटल राइट बनाने में 2002 तक का समय लगा। खैर, अगर ये टारगेट टाइमली अचीव किया गया होता तो अब तक भारत 100% लिटरेसी रेट अचीव कर चुका होता। जेंडर इक्वालिटी पहले से बेहतर है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं। इसके कई कारण रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल स्टेटस आदि को, और एक एजुकेटेड वुमन का फेवरेबल इम्पैक्ट होता है फर्टिलिटी रेट और हेल्थ केयर पर। बहरहाल अभी हम 100% लिटरेसी रेट को अचीव करने से बहुत दूर हैं। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास बनाए रखने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपने स्तर पर काम कर रही है, हम और आप अपने स्तर पर लोगों को एजुकेट और लिटरेट करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी समस्या यहाँ हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट और इनरोलमेंट के बाद एजुकेशन कंप्लीट करने की है। 2019-20 के शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केवल 27.1% इनरोलमेंट रेशियो है। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन लेने वाले 100% सेकेंडरी में नहीं पहुंच रहे, और सेकेंडरी एजुकेशन लेने वाले केवल 27.1% लोग हायर एजुकेशन में इनरोल कर पा रहे हैं। एजुकेटेड यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2011-12 में रूरल एरिया में ग्रेजुएशन या उसके ऊपर की एजुकेशन प्राप्त करने वाले पुरुषों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% था। इसकी तुलना में कुछ कम 16% अनएम्प्लॉयमेंट शहरी क्षेत्रों में था। फीमेल यूथ रूरल एरिया में 30% बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और यह गंभीर परिस्थिति है। इसके उलट रूरल और अर्बन एरिया में प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट केवल 3 से 6% तक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसे लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, के हिसाब से इसमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। अब ये एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड अपलिफ्टमेंट में इन्वेस्टमेंट, स्किल अपलिफ्टमेंट में होना चाहिए ताकि रोजगार मिल सके। अब बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के कंक्लूजन की। ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स तो हैं, साथ ही यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट भी पर्याप्त फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हैं। एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज सभी को अवेल करानी चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्वालिटी को प्राप्त किया जा सके। भारत के पास पूरे विश्व की तुलना में साइंटिफिक और टेक्निकल वर्कफोर्स का एक रिच स्टॉक है। जरूरत है तो केवल क्वालिटी इन्हेंसमेंट और ऐसी कंडीशन क्रिएट करने की जिसमें कि लोगों की क्षमताओं का पूर्ण रूप से देश की प्रगति में योगदान मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।